अस्सलामुअलैकुम। रामू को रबन की हिदायत याद थी। रबन ने उसे हुक्म दिया था कि वो इंस्पेक्टर विक्रम से मज्जू का ठिकाना मालूम करने की कोशिश करे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो हालात थे, इनमें इंस्पेक्टर पर हाथ डालना आसान नहीं था। पुलिस वाले सारा वक्त अड्डे के आसपास मंडलाते रहते थे। अड्डे का कोई आदमी इलाके से बाहर निकलता था तो उसका ताक़ुब किया जाता था। ऐसे में वो इंस्पेक्टर विक्रम पर हाथ डालते तो खुद उनके पकड़े जाने का इम्कान था। वकील अशोक बच्चन ने भी उसे एहतियात का मशवरा दिया था। वो भी समझ रहा था कि अगरचे उसने कानून का सहारा लेकर वक्ती तौर पर पुलिस को अड्डे से दूर रहने और किसी शख्स को गिरफ्तार ना करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अंग्रेज़ अफसर विलियम के अगवा और उस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम बहुत भारी है। पुलिस के पास सबूत होता तो वो ज़रा भी रियायत नहीं करती, लेकिन उसका शक करना भी मामूली बात नहीं थी। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और ये कुछ आखिरकार रामू के सामने आ ही गया। रबन की गैर मौजूदगी में उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुई थी। उसे दोनों अड्डों का इंतज़ाम देखना होता था। खसूसन मज्जूदादा वाले अड्डे पर अभी तक खसूसी तवज्जो की ज़रूरत रहती थी। अड्डे के अफराद की तरफ से ताउन और फर्माबरदारी के वादे के बावजूद डर रहता था कि इनमें कोई गद्दार मौजूद हो सकता है। इसलिए रामू की कोशिश होती थी कि ज़्यादा वक्त वहीं रहकर उन पर नज़र रखे। अब भी वो तकरीबन सारा दिन और शाम वहां गुजार कर मगरिब के बाद वहां से रवाना हुआ था। उसका इरादा था कि पुराने अड्डे पर वापस जाकर ख़ास ख़ास साथियों से इंस्पेक्टर विक्रम को घेरने के सिलसिले में मशवरा करेगा। अपने साथ मौजूद जानी से भी वो इसी सिलसिले में गुफ्तगू करता जा रहा था कि बिल्कुल अचानक 6-7 पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस वालों ने उन्हें घेरने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया था जो ना तो मज्जूदादा वाले अड्डे की हदूद में आती थी और ना ही रबन के अड्डे की। यहाँ वो वकील अशोक बच्चन को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। क्या बात है, क्यों अपन लोगों को रोका है? अंदर से घबरा जाने के बावजूद उसने एतमाद से पुलिस वालों से दरियाफ्त किया। तुमको थाने लेकर जाने का है। उनमें से एक सीनियर सिपाही ने जवाब दिया। किस वास्ते? कोई कागज निकला क्या अपने नाम का? उसने वारंट के बारे में दरियाफ्त किया। वो सब साहब से पूछना, अपने को बस तुम्हें साथ लाने का आर्डर है। उसी सिपाही ने दुरुस्ती से रामू की बात का जवाब दिया। ठीक है, अपन चलता है। तू जा जानी, आर्डर तो सिर्फ अपने वास्ते है ना। वो समझ गया था कि पुलिस वालों ने उसे ऐसी जगह इसलिए घेरा है कि वो मुज़ाहमत न कर सके, इसलिए ज़्यादा अड़ना मुनासिब नहीं समझा और जानी को वहाँ से रुखसत करने की कोशिश की। इसे किधर भेजते हो दादा? ये भी अपने साथ ही जाएगा। साहब का आर्डर था कि तुम्हारे साथ जो हो उसे भी साथ ही लेकर आने का है। पुलिस वाले ने उस पर वाजे कर दिया कि वो जानी की गुलो खुलासी नहीं करवा सकता। मजबूरन इन दोनों को पुलिस वालों के साथ रवाना होना पड़ा। थाने में इंस्पेक्टर विक्रम उनका मुंतजिर था। वही इंस्पेक्टर विक्रम जो अड्डे का वजीफा ख्वार था और महाना भत्ते के अलावा तोहफे तहाइफ और खातिर मदारत से अपना मुंह बंद रखता था। इस वक्त आंखें बिल्कुल माथे पर रख कर बैठा हुआ था। इससे कबल रबन या रामू अगर किसी काम से थाने आते थे तो वो उनको अपने सामने कुर्सी पर बिठाकर बात करता था। आज कुर्सी पर बिठाना तो दूर की बात, उसने निगाहें गलत डालना भी गवारा नहीं किया और सख्त लहजे में बोला, सालों को मेहमान खाने में पहुंचाओ, वहीं इनसे बात होगी। उसके इस तर्ज तखातब और हुक्म पर रामू अपनी जगह हिल कर रह गया, लेकिन ये मौका नहीं था कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सकता। उसे विक्रम की बदली हुई निगाहों पर भी हैरत नहीं थी। उसे मालूम था कि रुपए पैसे से खरीदी गई वफादारियां कभी भी बदल सकती हैं। इन्हें विक्रम के सामने पेश करने वाले सिपाही ही हाँकते हुए थाने के इस खास कमरे में ले गए, जिसे उर्फ़ आम में मेहमान खाना कहा जाता था, लेकिन असल में वो थानों में कायम करदा वो अकूबत खाने थे, जहाँ मुलजिमान को तफ्तीश के लिए कड़े मराहिल से गुजारा जाता था। रामू और जानी को भी मेहमान खाने की इस हकीकत का इल्म था, और वो ज़हनी तौर पर तशद्दुद सहने के लिए तैयार हो गए थे। अंदर पहुँचते ही सिपाहियों ने उन्हें जकड़ लिया। फिर उनके ऊपरी जिस्म बरहना करके उन्हें रस्सियों की मदद से एक ही सतून से बांध दिया गया। मुकाबले में कानून के रखवालों के अलावा और कोई होता तो वो दोनों इतनी आसानी से काबू में आने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ उन्हें एहतियात बरतना थी। इतना वो भी जानते थे कि पुलिस से भिड़ना रियासत से तसादम तस्वर किया जाता है, और अगर हुकूमत उनके खिलाफ भरपूर एक्शन ले लेती तो वो लाख मुनज़्ज़िम होने के बावजूद मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो पुलिस से बनाकर रखने की सूरत में ही फल फूल रहे थे। पुलिस से अनाद की सूरत में खसो खशाक की तरह बखेर कर रख दिए जाते। यूं भी गोरे अफसर विलियम के साथ जो कुछ हुआ, इसका शक उन पर होने की वजह से पहले ही पुलिस उनके खिलाफ हो गई थी।
पुलिस की अदावत के बायस ही वो यहाँ सतून से बंधे थे। बांधने वालों ने सिर्फ बांधने पर इक्तफा नहीं किया और एक जल्लादनुमा सिपाही हाथ में कोड़ा लेकर बेदर्दी से उन पर बरसाने लगा। इस हाथ में मौजूद बल खाते लंबे से कोड़े को इस्तेमाल करने में ऐसा कमाल हासिल था कि वो एक ही वार में दोनों के जिस्मों को लपेट में ले लेता था। जरा सी देर में उनके बरहना जिस्मों पर सुर्ख सुर्ख लकीरें नजर आने लगीं। वो होंठ बींचे बदन में अंगारे से भर देने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो एक तयशुदा प्रोग्राम है और कोड़े बरसाने वाला जल्लाद खुद को दिए गए हुक्म की तामील कर रहा है। वो उससे कुछ पूछते या रहम की अपील करते तो कुछ हासिल नहीं होता, चुनाचे चुपचाप पिटते रहे। कभी कभी कोई हल्की सी सिसकारी उनके होंठों से निकल जाती तो निकल जाती, इसके अलावा वो बिल्कुल खामोश थे। थोड़ी देर में इस मेहमान खाने का दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर विक्रम किसी बड़े अफसर की सी शान से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हाँ भाई, खातिर वातिर की मेहमानों की या अभी तक ऐसे ही सूखा रखा हुआ है? कोड़े बरसाने वाले का हाथ उसके अंदर दाखिल होने के बाद रुका था। इसके बावजूद उसने तजाहले आरफाना बरता। पेट भर कर खिलाया है सर, आप बोलो तो हल्क तक भर दें। मातहत ने चहक कर जवाब दिया। ऐसी क्या जल्दी है यार, अभी तो ये अपने मेहमान हैं लंबे समय तक। पहले इनसे दो बातें करने दो, फिर देखेंगे कि कितनी खातिर और करनी है। विक्रम ने मानीखेज लहजे में कहा और रामू के ऐन मुकाबिलान खड़ा हुआ। साले ने जरा भी हाथ हल्का नहीं रखा और कैसे आदमी के जने की खाल को चीते की खाल के माफिक धारीदार कर डाला। रामू के जिस्म पर कोड़े की मार से पड़ जाने वाली सुर्ख सुर्ख लकीरों को देखते हुए उसने मसनूई तासुफ का इजहार किया। मारने वाले ने वाकई उसे इस बेदर्दी से मारा था कि बाज जगह से तो खून तक रिसने लगा था। तेरे लिए अच्छा था इंस्पेक्टर कि तू अपने को आदमी का जना याद रखता या ना रखता, पर यह ज़रूर याद रखता कि अपन रबन दादा का आदमी है और दादा अपने आदमियों को जान से प्यारा रखता है। उसको अपनी ये उधड़ी चमड़ी बहुत दुख देगी। रामू ने सर्द लहजे में उसके मजाक का जवाब दिया। अपन उसकी चमड़ी को भी ऐसा ही कर देगा। बस तू अपने को ये बता कि किस बिल में छुप कर बैठा है वो तेरा रबन दादा जिसकी तू धमकी देता है। विक्रम ने हाथ में मौजूद छड़ी को रामू की ठोड़ी के नीचे रखकर उस पर दबाव डाला तो रामू ने अच्छी खासी तकलीफ महसूस की, लेकिन वो तकलीफ़ों से घबराने या डरने वाला आदमी नहीं था। इसी तमतराक से बेबाकी के साथ बोला, बिल में बुजदिल चूहे छुप कर बैठते हैं, जैसा कि आजकल मज्जू दादा पुलिस की बिल में छुप कर बैठा हुआ है। अपना दादा तो शेर है और सारा जंगल शेर का घर होता है। शेर किधर भी हो जंगल का बादशाह ही कहलाता है। अपने राजे में उसकी सब तरफ नज़र होती है और वो किधरी से भी निकलकर अचानक हमला कर देता है। तेरे को चाहिए कि उस समय को भी ध्यान में रख। हा हा हा, पुलिस को धमकी देता है, पर याद रख इस जंगल में पुलिस वो शिकारी है जो शेर का शिकार सबसे जाजती शौक से खेलती है। विक्रम ने कहकहा लगाते हुए उसे महज जुबान से जवाब देने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हाथ में थामी छड़ी भी उसकी ठोड़ी के नीचे से हटाकर बाजू पर दे मारी। बहुत से शिकारी शेर के शिकार का शौक मन में लिए मचान बांधते हैं, पर सफल कम ही होते हैं। बहुते तो शेर की धाड़ सुनकर ही मचान से नीचे जा गिरते हैं। टाइम आने पर तुम्हारा भी पता लग जाएगा। रामू ने अपने लहजे को हमवार ही रखा और छड़ी की मार को यूं सह गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन विक्रम उसके जवाब पर खुद को काबू में नहीं रख सका और मुश्तिल होकर उस पर पल पड़ा और उस वक़्त तक छड़ी बरसाता रहा जब तक वो उसके हाथ से छूटकर दूर न जा गिरी। एक मातहत ने दौड़कर गिरने वाली छड़ी को उठाया, जबकि दूसरे ने फौरन पानी का गिलास पेश किया। विक्रम ने अपनी हाँफती सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए पूरा गिलास एक ही सांस में चढ़ा लिया और फिर गुर्राते हुए रामू से मुखातिब हुआ। मेरे को तेरी बक बक नहीं सुनने की है। अभी मेरे को साफ बोल कि तेरा दादा किधर छुप कर बैठा है। अपुन भी साफ ही बोला है कि दादा छुप कर नहीं बैठा है। हाँ, किधरी है ये अपने को खबर नहीं। वो हमेशा अपने को बोल कर नहीं जाता। रामू ने विक्रम के बरक्स बिल्कुल पुरसकून लहजे में जवाब दिया। हालांकि जिस तरह विक्रम ने उस पर बिना किसी लिहाज के छड़ी बरसाई थी, इस सलूक ने उसके साथ ही बंदे जानी का चेहरा गुस्से से सुर्ख कर दिया था और उसका बस नहीं चलता था कि वो विक्रम को खरी खरी सुना डाले, लेकिन वो चुप था कि रामू की मौजूदगी में उससे बढ़कर बोलना बेअदबी होती। अड्डे के अपने कुछ असूल थे और वो लोग हत्तुल इम्कान असूलों की पाबंदी करते थे,
जानी भी रबन के दस्ते रास्त रामू की मर्जी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तू बड़ा लाल पीला हो रहा है, लगता है खून ज्यादा जोश मार रहा है। ला तू ही बता किधर है तेरा दादा। इस बार इंस्पेक्टर विक्रम जानी पर उल्टा। काहे को अपना टाइम बर्बाद करते हो इंस्पेक्टर, अपन दादा का राइट हैंड है। जब अपने को नहीं पता तो इस गरीब को किधर से खबर होगी। रामू ने उसे टोका। चमड़ी उधेड़ कर अंदर चढ़ी चर्बी बाहर निकालूंगा तो सब याद आ जाएगा तुम माँ के। विक्रम ने एक बड़ी सी गाली दी जिस पर जानी का चेहरा मजीद सुर्ख हो गया और वो बिगड़ कर बोला, तेरी जोरू के साथ है दादा, जा जाकर पकड़ ले उसे। उसने इसी पर बस नहीं किया और रबन की मौजूदगी के वो पते गिनवाना शुरू किए कि विक्रम के कानों से धुआं निकलने लगा। तैश में आकर उसने अपने मातेहत के हाथ से कोड़ा लिया और एक साथ उन दोनों पर पल पड़ा, लेकिन उसका ज्यादा जोर जानी पर था, जिसकी जुबान मार खाने के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि विक्रम का सांस एक बार फिर फूलने लगा। अपने अफसर की ये हालत देखकर उसके मातहत भी मदद के लिए मैदान में उतर गए और इन दो बंधे हुए आदमियों को इतना मारा कि वो अपनी बर्दाश्त की बेपनाह सलाहियत के बावजूद सह न सके और आखिरकार उनकी गर्दनें ढलक गईं। उनके बेहोश होने पर ही इन सूरमाओं का गुस्सा ज़रा कम हुआ। पहले विक्रम ने हाथ रोके, फिर अपने मातहतों को रुकने का इशारा किया। बहुत मोटी खाल है कमीनों की, इनकी ज़ुबान खुलवाने के लिए कोई और तरकीब लड़ानी होगी। इस रामू को ज़रूर पता होगा कि रबन कहाँ है, बस किसी तरह इसका मुंह खुलवाना होगा। अपनी पहली भरपूर कोशिश के बावजूद नाकामी का मुंह देखने पर विक्रम की आस ने अभी दम नहीं तोड़ा था और वो फूली हुई सांसों को काबू करते हुए साथ साथ बड़बड़ा भी रहा था। शायद उसका दिमाग भी नई हिकमत अमली वज़ा करने में मसरूफ़ था। सर तपास या लिबास में जूलियट कब्रिस्तान में खड़ी थी। उसकी नज़रें पहलू ब पहलू बनी दो कब्रों पर थीं। उनमें से एक कब्र जोसेफ की और दूसरी जोसेफीन की थी। दोनों कब्रें उम्दा पत्थर से पक्की करवाई गई थीं और उन पर सलीब के अलावा नाम के कतबे भी लगे थे। ये काम भी अड्डे वालों ने करवाया था और वो माशरे के रिवाज के मुताबिक उन्हें हकीर समझने के बावजूद उनका एहसान मानने पर मजबूर हो गई थी। वो मोहल्ले का हिस्सा नहीं समझे जाते थे, लेकिन हर अहम मौका पर मोहल्ले वालों का साथ देकर हक के मोहल्लादारी निभाने में सबसे आगे रहते थे। दिल में उनके एहसानात के लिए ममनून जूलियट इस वक्त जोसेफ और जोसेफीन की कब्रों के सामने खड़ी अजीब से जज्बात का शिकार थी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी और गुलाबी होंठ कपकपा रहे थे। कब्रों में लेटे ये दो अफराद उसकी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ थे और ज़माने ने नहायत सफाकी से इन दोनों को उससे छीन कर उसे तनहा कर दिया था। उनकी कब्रों के पास खड़े होकर उसे उनकी मोहब्बत और मेहरबानी का एक एक पल याद आ रहा था। खसूसन जोसेफ तो उससे बेतहाशा मोहब्बत करता था। जोसेफीन कभी किसी गलती पर उसे डांटने भी लगती तो वो उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता, और जब वो मेहरबान शख्स उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो तो उसका बाप था ही नहीं और उसने महज जोसेफीन से अपनी मोहब्बत निभाने की खातिर उसे यूं अपनाया था कि उसे कभी मामूली सा भी शक नहीं गुजरा था कि उससे यूं प्यार करने वाला और उसके लाड उठाने वाला शख्स उसका बाप नहीं है। उसका बाप तो नवाबजादा असदुल्ला था, जो यकीनन अपनी ज़िंदगी में आने वाली जोसेफीन को जवानी की एक भूल समझकर कब का फरामोश कर चुका था और बेखबर था कि इस भूल की निशानी जूलियट की सूरत में मौजूद है। जूलियट आज सिर्फ और जोसेफीन से मुलाकात के लिए कब्रिस्तान नहीं आई थी, बल्कि जोसेफ को खराज अकीदत भी पेश करने आई थी। जिसने मोहब्बत की थी तो आखिरी सांस तक निभाई थी और मरकर भी जोसेफीन के पहलू में ही रहना कबूल किया था। बहुत मामूली तालीम रखने वाले कम हैसियत जोसेफ ने जज्बा मोहब्बत को यूं निभाया था कि आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता नवाबजादा असदुल्ला कहीं बहुत पस्ती में गिरे दिखाई देते थे। कम अज़ कम जूलियट के दिल में उनका मकाम बहुत पस्त था और वो उस पस्त आदमी से उसके किए का हिसाब लेने आज हैदराबाद के लिए रवाना हो रही थी। उसका सामान बाहर टैक्सी में रखा था और रेलवे स्टेशन जाते हुए उसने बस कुछ देर के लिए टैक्सी को कब्रिस्तान के बाहर रुकवाया था। बाहर खड़ी टैक्सी की वजह से उसके पास ज़्यादा देर वहां रुकने का वक्त नहीं था। चुनाचे नम आंखों से ज़ेरे लब उन दोनों को अलविदा कहा और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मिट्टी के वो ढेर उसके इस अमल और जज्बात को महसूस कर सकते थे या नहीं, ये सोचने की उसे फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वो भी कब्रिस्तान जाने वाले हर शख्स की तरह हकीकतन अपने दिल की तसल्ली और सुकून के लिए वहां गई थी। टैक्सी के स्टेशन पहुंचने तक
उसने अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पा लिया और निहायत एतमाद से उस राह पर गामजन हो गई जिस पर बरसों पहले उसकी माँ ने सफ़र किया था और दामन में न जाने कितने दुख समेट लाई थी। आज वो इन दुखों का हिसाब लेने के लिए अपने हकीकी बाप नवाबजादा असदुल्ला से मिलने हैदराबाद जा रही थी। फारूक ने बम्बई की सरजमीन पर कदम रखा तो जूलियट उस वक़्त तक वहाँ से रवाना हो चुकी थी। बड़ी चाह से और बहुत जद्दोजहद के बाद दोबारा बम्बई लौटने वाले फारूक ने बम्बई की फ़ज़ा में पहली सांस ली तो जैसे हवा ने उसे बता दिया कि यहाँ कोई कमी सी है। उसे बम्बई वो बम्बई नहीं लगा जिसे वो छोड़कर गया था। बम्बई की धुएं और आलूदगी से भरी फ़ज़ा में भी उसे जो एक मसहूर कुन सी महक महसूस होती थी, आज वो महक नापैद थी। अपने इस एहसास को अपनी ज़ात तक ही महदूद रखकर वो निहायत फुर्ती से अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने लगा। सबसे पहले उसने एक टैक्सी कैथराइन के लिए बुक की। उसका इन लोगों के साथ अड्डे जाना मुनासिब था ना ज़रूरी, इसलिए उसने उसे स्टेशन से ही बराह रास्त उसके हॉस्टल रवाना कर देना मुनासिब समझा और कैथराइन के इनकार के बावजूद हमराही के लिए गोलू को भी साथ रवाना कर दिया। गोलू सीधा सादा और थोड़ा कम अकल ज़रूर था, लेकिन इस लायक बहरहाल था कि कैथराइन को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद खुद वापस अड्डे तक पहुंच सकता। इन दोनों की रवानगी के बाद वो दूसरी टैक्सी की तरफ बढ़ ही रहा था कि नाना पर नज़र पड़ गई। नाना ने भी उसे देख लिया। अब अदब का तकाजा था कि वह नाना से सलाम दुआ करता। चुनाचे अपने साथियों से माजरत करता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। नाना ने भी चंद कदम आगे बढ़ाए। उसके साथ भी उसके दो आदमी मौजूद थे। अदाब नाना। फारूक ने उसके करीब पहुंचकर सर को ज़रा सा खम करके कहा। जीता रहे फारूक उस्ताद, तू इधर किधर, शिमला से कब वापस आया? नाना के चेहरे और लहजे दोनों से हैरत टपक रही थी। अभी अभी आया हूँ, ट्रेन से उतरकर अड्डे जाने के लिए टैक्सी ही देख रहा था कि आप लोगों पर नज़र पड़ गई। मेरे साथ मेरे मेहमान भी हैं, ये अकबर है और ये मोहनदास। इसे तो शायद आप पहचानते ही हों, चंडीगढ़ के दादा कपिल दास का भतीजा है। फारूक ने उसके सवाल का जवाब देने के साथ ही अपने साथियों का भी तारुफ करवाया। अरे हाँ, ये तो अपना मन्नू है। अपने को दूर से देखी हुई सूरत तो लग रही थी, पर ख्याल नहीं था कि ये इधर बम्बई में दिखाई देगा। नाना ने मन्नू के शाने पर हल्की सी थपकी देते हुए उसे झुकने से रोका। मन्नू जो एहतरामन उसके पांव छूने जा रहा था, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद खामोश खड़ा हो गया। चंडीगढ़ में अगरचे उसके नाम का सिक्का चलता था और आम लोग मन्नू पहलवान के नाम से कांपते थे, लेकिन फारूक ने देखा था कि वो बुजुर्गों का एहतराम करने वाला जवान है। जब वो लोग चंडीगढ़ में उसके अड्डे पर गए थे तो उसने रबन को भी बड़ी इज्जत दी थी और नाना तो था ही उसके चाचा कपिल दास का करीबी दोस्त। उसके एहतराम में तो वो बिल्कुल भी कमी नहीं कर सकता था, इसलिए फारूक के पीछे खुद से उसके करीब चला आया था। लगता है तेरे चाचा ने तेरी बम्बई देखने की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे यहाँ भेजा है, नाना ने मन्नू को छेड़ने के अंदाज में उससे कहा। सब फारूक भाई की कृपा है, ये बोले तो चाचा रोक नहीं सका, वरना तुसी जानदे हो कि चाचा मन्नू ऐसे छड़ने वाला नहीं था। मन्नू ने दांत निकाल कर उसकी बात का जवाब दिया। कैसा है तेरा चाचा? अब तो और भी पतला हो गया होगा। पहले ही टिड्डी पहलवान था। नाना ने बेतकल्लुफ दोस्त के अंदाज में कपिल दास की खैरियत दरियाफ्त की तो मन्नू के दांत एक बार फिर बाहर आ गए। मुराद, दो टैक्सियां कर ले, ये लोग भी अपने साथ अपने अड्डे चलेंगे। नाना ने अचानक ही फैसला करते हुए अपने साथ मौजूद गुर्गों में से एक को मुखातिब करते हुए हुक्म दिया। अरे नहीं नाना, अभी हम लोगों को हमारे अड्डे जाने दो। मैंने वहां अपने आने की खबर नहीं दी थी, लेकिन आपको दादा का मालूम है, उसको फटाफट सारी खबरें मिल जाती हैं। पहले ही मैं उसको खबर दिए बगैर वापस लौटा हूँ। अब जो सीधा उसके पास नहीं पहुंचूंगा तो खफा होगा। फारूक ने फौरन ही उससे माजरत करते हुए साथ जाने से इनकार किया। नहीं होता तेरा दादा नाराज, वो बम्बई में है ही नहीं तो नाराज किधर से होगा? नाना की फराहम करदा इत्तला ने फारूक को चौंका दिया। दादा बम्बई में नहीं तो कहाँ गया है? उसने हैरत से दरियाफ्त किया। अब ये तो अपने को खबर नहीं है, तू अपने साथ अब उनके अड्डे चल, फिर खुलकर बात करेंगे। नाना के अल्फाज चौंका देने वाले थे। फारूक को लगा कि कहीं कोई गड़बड़ है। उसने नाना की तरफ गौर से देखा। ऐसे इधर स्टेशन पर तेरा ज़्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं है, तो अपने साथ चल, फिर सारी तफसील भी हो जाएगी। नाना के लहजे में शदीद इसरार था। दिल में तशवीश महसूस करता वो मज़ीद इनकार नहीं कर सका। नाना के गुर्गे इस अरसे में टैक्सियां रुकवा चुके थे। एक टैक्सी में अकबर, मन्नू और नाना का एक साथी सवार हुए।
दूसरी में फारूक, नाना और नाना का दूसरा गुर्गा बैठा और सफ़र शुरू हुआ। नाना उसे बताने लगा कि वह अपने किसी मेहमान को रुखसत करने स्टेशन आया था। फिर उसने फारूक से उसकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त करने के साथ ही शिमला में उसके क़याम के हवाले से भी सवाल जवाब शुरू कर दिए। फारूक बेदिली से इन सवालात के जवाब देता रहा। उसे इस बात को जानने की बेचैनी थी जिसकी वजह से नाना ने उसे उसके अड्डे की तरफ नहीं जाने दिया था और इसरार करके अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन नाना शायद टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में कोई बात ज़ुबान से नहीं निकालना चाहता था। इन ड्राइवरों वगैरह का कुछ मालूम नहीं होता था। इनमें से बाज़ पुलिस के मुखबर भी निकल आते थे, इसलिए एहतियात ही बेहतर थी। अड्डे पहुंचकर भी नाना ने कोई बात करने की बजाय इन लोगों को नहा धोकर लंबे सफ़र की गर्द उतारने का मशवरा दिया और ख़ुद कहीं मसरूफ़ हो गया। नाचार फारूक को उसके मशवरे पर अमल करना पड़ा। नहाकर लिबास तब्दील करने से तबीयत पर अच्छा असर पड़ा और जिस्म खिलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन दिल पर अजीब बेचैनी की सी कैफियत तारी थी। नाना का रवैया गैर मामूली था। उसका फारूक और उसके साथियों को स्टेशन से बराह रास्त अपने पाड़े पर ले आना बेवजह नहीं था। फारूक उसके और रबन के दरमियान मौजूद एतमाद और एतबार से वाकिफ़ था, इसलिए उसकी मानकर यहाँ तक आने में ज़्यादा तामिल भी नहीं किया था और अब भी उसकी हर बात मानता जा रहा था। वो लोग नहा धोकर ताज़ा दम हुए तो उन्हें सजे हुए दस्तरखान पर ला बिठाया गया। मुख्तसर सी मुद्दत में भी खासा एहतमाम कर दिया गया था और ख़ास ख्याल रखा गया था कि सब्ज़ी खोरों के अलावा गोश्त खोर अफराद भी अपनी पसंद के मुताबिक भोजन कर सकें। नाना के पाड़े की इंतज़ामी खूबी को फारूक पहले भी मुलाहजा कर चुका था। जिन दिनों में उनका मज्जू दादा से इख्तलाफ शुरू हुआ था और कशीदगी खासी बढ़ गई थी, तब नाना ने कोशिश की थी कि दोनों तरफ के लोगों में बातचीत के ज़रिए मसालहत करवा दे। इस मकसद के लिए उसने अपने पाड़े पर एक बहुत पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया था। उसकी वो दावत हकीकतन याद रखी जाने वाली थी। वहीं फारूक ने पहली बार चांद बानों के हुस्न की तजल्ली देखी थी, लेकिन नाना के इतने एहतमाम से की गई दावत मज्जू के रवैये के बायस बेकार चली गई थी और नाना अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान मसालहत नहीं करवा सका था और फिर दुश्मनी का ये सिलसिला दराज होता चला गया। इसी दुश्मनी के बायस मज्जू जमुर्द बाई के कोठे पर फारूक को चांदबानों के साथ देखकर सीखपा हो गया था और मामला यहाँ तक बढ़ा था कि फारूक को मज्जू के अंग्रेज़ दोस्त विलियम को यरगमाल बनाकर वहाँ से निकलना पड़ा। गोरे विलियम ने उसकी ये हरकत माफ़ नहीं की और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए फारूक को थाने में बंद करवा दिया, जहाँ उसे तशद्दुद के दौरान सर पर वो शदीद चोट लगाई गई जिसने रबन जैसे मजबूत असाब के आदमी को भी हिला कर रख दिया। शुक्र ये हुआ कि डॉक्टर ने सिर्फ दवाओं से इलाज की नवीद सुना दी और ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। इलाज की गर्ज से रबन ने उसे अड्डे के जमीलों से दूर शिमला जैसे पुरफजा मकाम पर भेज दिया, जहाँ खिदमत के लिए गोलू और कैथराइन उसके साथ थे। फारूक को शिमला की खूबसूरती से इनकार नहीं था, लेकिन बम्बई से दूरी उसके दिल पर गरां बार थी। वहीं उसकी बिमला से मुलाकात हुई। इब्तदा में उसने बिमला को उसकी मालूमात और जहानत की वजह से पसंद किया, लेकिन बिमला के जज्बात में उसके लिए बदलाव आ गया और वो अमीरजादी फारूक पर उस दर्जे अपना हक समझने लगी कि उससे फिल्म की शूटिंग के लिए वहां आई हुई चांदबानों को फारूक के इर्द गिर्द देखना भी दुश्वार हो गया और वो दुश्मनी में यहाँ तक बढ़ी कि उसने अपने बाप के एक कारिंदे के ज़रिए चांदबानों को हलाक करवाने की कोशिश की। कार के हादसे में चांदबानों की जान तो बच गई, लेकिन उसके चांद चेहरे पर गहन लग गया और जमुर्दबाई भी जान से चली गई। ये वो हादसा था जिसने फारूक को रबन से बाकायदा इजाज़त लिए बगैर बम्बई वापस आने पर मजबूर कर दिया और वो चांदबानों को चंडीगढ़ के एक हस्पताल में ज़ेर इलाज छोड़कर उस पर सितम ढाने वालों से हिसाब लेने का इरादा दिल में लिए यहाँ आ पहुँचा। लेकिन आते ही स्टेशन पर नाना से मुठभेड़ हो गई और नाना उसे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ ले आया। नाना का रवैया उसके लिए बाइस तशवीश था और वो इस पुरतकल्लुफ़ दस्तरखान पर बैठा भी बस वज़ेदारी निभाने के लिए थोड़ा बहुत टूंग रहा था। कुछ ऐसी ही कैफियत अकबर की भी थी। इस नौउम्र लड़के ने पारो के साथ ज़िंदगी बिताने के ख्वाब देखे थे। वो दोनों सबसे दूर जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने के ख्वाब देखते थे, लेकिन हालात के जबर ने पारो से वो फैसला करवा दिया जिसका नतीजा जुदाई था, हमेशा की जुदाई। और अकबर इस ताज़ा ज़ख्म की तकलीफ़ से निढाल था। ऐसे में भला उसे इस बात से कहाँ दिलचस्पी हो सकती थी कि उसके आगे क्या क्या नेमतें खाने के लिए सजी हैं।
हाँ मन्नू अलबत्ता खूब इंसाफ कर रहा था। वो पहलवानों के ख़ानदान का सपूत था और अच्छा खाना उसकी कमज़ोरी थी। दस्तरखान पर अगरचे नाना ने अपने तीनों ही मेहमानों पर यकसां तवज्जो मरकूज़ कर रखी थी, लेकिन उसकी मेज़बानी से असल लुत्फ़ मन्नू ही उठा रहा था। बहरहाल खाने का मरहला भी गुजर ही गया और दस्तरखान समेटते ही खुशबूदार कहवे की प्यालियाँ भी आ गईं। मन्नू और अकबर ने कहवा पीने से इनकार कर दिया। चुनाचे नाना ने उन्हें का मशवरा देते हुए दूसरे कमरे में भिजवा दिया। अलबत्ता फ़ारूक उसके सामने ही विराजमान रहा और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखता रहा। अपुन जानता है तेरे मन में कैसी खुदबुद मची है और तू जानने को बेचैन है कि अपुन ने तुझे तेरे अड्डे पर क्यों नहीं जाने दिया। इसका कारण था बच्चे, अपुन ने कुछ जानकर ही तुझे वहां नहीं जाने दिया था। आखिरकार नाना इस मौजू पर आ गया जिस पर बात करने के लिए फारूक बेचैन था। मैं वही तो जानना चाहता हूँ नाना, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमने मुझे वहां जाने नहीं दिया। वहां सब ठीक तो है ना? वो जो अब तक मसलहतन खामोश था मजीद चुप नहीं रह सका। सब ठीक होता तो काहे को तुझे राह से हटाकर इधर लाते। तेरी तरफ बड़ी गड़बड़ मची है। पुलिस हाथ धोकर तेरे लोगों के पीछे पड़ी है। रबन गायब है। रामू और जानी को पुलिस उठाकर ले गई है और अड्डे की निगरानी चल रही है। इसलिए अपुन ने सोचा कि तुझे इस तरफ ना ही जाने दे तो अच्छा है। नाना ने जो इत्तलात फराहम की वो बेहद चौंका देने वाली और तशवीशनाक थीं। फारूक इन इत्तलात पर अंदर से हिल कर रह गया। पर ऐसा क्यों? दादा ने तो हमेशा पुलिस वालों से बहुत बना कर रखी है। उसने हैरत से पूछा। अड्डा चलाने के लिए पुलिस वालों से बनाकर ही रखनी पड़ती है, लेकिन अभी चक्कर कुछ और है। सुना है पुलिस की डोरें भी बहुत ऊपर से हिलाई जा रही हैं। किसी अंग्रेज अफसर का लफड़ा सुनने में आया है। थोड़े दिन पीछे वो अफसर एक अस्पताल के सामने जख्मी और बेहोश हालत में पड़ा मिला था। डॉक्टरों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन सर की चोट के कारण उसका दिमाग उलट गया है। अपने को मालूम नहीं कि कैसे, पर पुलिस को शक है कि अंग्रेज अफसर को रबन दादा ने अगवा करके तशद्दुद किया था। अब वो रबन को मांगती है, पर रबन गायब है और दूसरों की कमबख्ती आई हुई है। नाना ने अपने पास मौजूद मालूमात से उसे आगाह किया, जिस पर फारूक दंग रह गया। नाना ने अंग्रेज अफसर का नाम नहीं लिया था, लेकिन खुद उसे हिसाब किताब जोड़ने में ज़रा दुश्वारी पेश नहीं आई थी और वो समझ गया था कि रबन के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाला गोरा अफसर विलियम होगा। विलियम की वजह से उसे एक खतरनाक चोट आई थी और रबन अपने लाडले को ऐसी तकलीफ देने वाले को माफ़ करने वाला नहीं था। लेकिन उसके इस जज्बाती अमल ने खासी हलचल मचा दी थी और सबसे बढ़कर हैरान कुन बात तो ये थी कि वो खुद मंजर से गायब था। रबन जिसे अपने एक एक आदमी का बेहद ख्याल रहता था, इन हालात में खुद अपनी जान बचाकर फरार हो गया हो, ये बात हल्क से उतरती नहीं थी। लेकिन वो गायब था और ये बात फारूक के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वाली थी। रामू की गिरफ्तारी पर भी उसे तशवीश थी। रबन ना हो तो पीछे वो सारे मामलात संभाल लेता था। अब वो भी नहीं था तो जाने अड्डे पर सबका क्या हाल होगा। वो सारे के सारे तो अंदर से बिखर कर रह गए होंगे। अपने साथियों का ख्याल आने पर वो मुज़तरिब सा होकर खड़ा हो गया और फटी फटी सी आवाज़ में बोला, मुझे फ़ौरन अड्डे पहुंचना चाहिए। मेरे वहां पहुंचने से उन लोगों को ढारस मिलेगी। ज़रा संभल कर लौंडे, आराम से इधर बैठ और जो करना है सोच समझ कर कर। नाना ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और दोबारा अपने साथ बिठा लिया। अड्डे जाऊंगा तो ही कुछ करूंगा ना? फारूक जैसे झुंझला गया। अपुन तेरे को बोला ना कि उधर पुलिस निगरानी कर रही है। तू जाएगा तो फौरन तुझे छाप लेगी। बहुतों की तरह पुलिस वालों को भी पता होगा कि तू और गोलू रबन के चहीते हैं। रबन को उसकी खोह से बाहर निकालने के लिए पुलिस तुम दोनों के साथ कुछ भी कर सकती है। नाना ने उसे ऊंच नीच समझाने की कोशिश की। तो क्या इस डर से मैं यहाँ मुंह छुपाकर बैठा रहूं और वहां मेरे साथियों के साथ कुछ भी होता रहे? फारूक इसलिए भी ज्यादा बिलबिला रहा था कि उसे मालूम था कि इस सारे हंगामे का सबब उसकी ज़ात है। उसका इंतकाम लेने के लिए ही रबन ने इतना खतरनाक कदम उठाया था कि सारे अड्डे की सलामती दाव पर लग गई थी। जोश से नहीं होश से काम ले फारूक उस्ताद। अपुन तेरे को मुंह छुपाने का नहीं बोलता है। अपुन बस इतना बोल रहा है कि तू यहाँ रहकर थोड़ा सुकून से सोच और फिर जो करना है कर। अपुन रबन की दोस्ती की खातिर हर तरह से तेरा साथ देगा। नाना ने इस बार कदरे दुरुस्त लहजे में उसे समझाया तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने रवैये से मुसलसल नाना के खलूस की तौहीन कर रहा है। नाना ने जो कुछ किया था उसके भले के लिए किया था। अगर वो स्टेशन से उसे पाड़े पर ना ले आता तो वो लाइल्मी में सीधा अड्डे पहुंचकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता।
वो भी इस हाल में कि उसके साथ उसके 2 मेहमान भी थे। पुलिस का क्या भरोसा था कि वो उस पर दबाव डालने के लिए इन मेहमानों को भी गिरफ्तार कर लेती। माफ़ करना नाना, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। तुमने वाक़ई बड़ी मेहरबानी की कि हमें सीधा अड्डे पर नहीं जाने दिया। गलती का एहसास होते ही उसने एतराफ़ करने में देर नहीं लगाई और फ़ौरन नाना से माज़रत कर ली। कोई बात नहीं है बच्चे, माफ़ी-वाफ़ी कैसी, बस अपनी बात तेरे मत्थे में आ गई इतना ही काफ़ी है। नाना मुस्कुराया और उसके शाने पर थपकी देते हुए बोला, जा अब तू भी जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सोचना कि क्या करना है। अपुन तेरा साथ देने को यहाँ बैठा है। फारूक ने उसके इस ताउन के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और एक आदमी की रहनुमाई में उस कमरे में पहुंचा जहां इन लोगों के रुकने का इंतज़ाम किया गया था। मन्नू और अकबर पहले ही वहां मौजूद थे। मन्नू तो शिकम सेरी के बाद गहरी नींद सो रहा था। अलबत्ता अकबर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। फारूक के अंदर दाखिल होने पर उसने आंखें खोलकर जरा सी देर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कोई सवाल किए दोबारा आंखें बंद कर लीं। असल में वो अभी तक शौक की सी कैफियत में था। पारो की जुदाई उसके लिए ऐसा सदमा साबित हुई थी कि वो सारी दुनिया यहाँ तक कि अपने आप से भी लाताल्लुक नजर आ रहा था। आदमी का उमंगों भरा दिल खाली हो जाए तो वो ऐसा ही हो जाता है। आम हालात होते तो फारूक इस दुखी लड़के को इसके दुख से निकालने के लिए इकदामात की कोशिश करता, लेकिन अभी तो उसे सबसे ज्यादा अपने साथियों की पड़ी थी और वो इस मामले से हटकर कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था। रबन का ग़याब, रामू की गिरफ्तारी और अड्डे की निगरानी मामूली बातें नहीं थीं और इन बुरे हालात में बस एक ही हौसला अफ़ज़ा बात थी कि नाना हर तरह से उसका साथ देने के लिए तैयार था। लेकिन ये अमल खुद नाना के लिए भी तो नुकसान का बायस बन सकता था। पुलिस अपने मुजरिमों से ताउन के इल्ज़ाम में नाना को भी अजाब का शिकार बना सकती थी। फ़ारूक जूं-जूं इस हवाले से सोचता गया, उसके जहन में यह ख्याल रासिख होता गया कि उसे जल्द अज़ जल्द ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ठिकाने का कोई मसला नहीं था, वो अड्डे के अलावा भी किसी दूसरी पनाहगाह में रह सकता था। नाना का पाड़ा छोड़ देने का फैसला करने के बाद उसने दूसरा फैसला वकील अशोक बच्चन से मिलने का किया। अब अशोक बच्चन ही था जो रामू और जानी की रिहाई की कोई राह निकाल सकता था। रामू को होश आया तो उसे अपने चेहरे पर गीलेपन का एहसास हुआ। उसने जोर लगाकर अपनी बोझल आंखों को खोला। आंखें खुल जाने के बाद भी कुछ देर तक उसे अपने सामने का मंजर वाज़े नजर नहीं आया और धुंधलाहट छाई रही। लेकिन फिर यह धुंधलाहट छटने लगी और उसने एक बावर्दी सिपाही को हाथ में गिलास लिए अपने सामने खड़ा पाया। वो समझ गया कि चेहरे पर गीलेपन का एहसास इस पानी की वजह से है जो सिपाही ने उसे होश में लाने के लिए उसके ऊपर उंडेला होगा। ज़हन पर ज़रा सा जोर देने पर वो सिपाही को शनाख्त करने में भी कामयाब हो गया। ये वही सिपाही था जिसने पुलिस के अड्डे पर रेड करने से कबल बहुत बरवक्त उन्हें इत्तला दे दी थी। होश में आओ रामू दादा, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। रामू को आंखें फाड़े अपनी जानिब देखता पाकर सिपाही ने सरगोशी में उसे पुकारा। रामू ने उसकी पुकार पर अपने सर को 2-3 झटके दिए तो हवास मजीद बेहतर काम करने लगे। उसने देखा कि वो और जानी अभी तक इसी सतून से बंधे खड़े हैं जिससे बांधकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। जानी की गर्दन ढलकी हुई थी और वो अभी तक होश में नहीं आया था। रामू ने ज़रा तशवीश से उसकी तरफ देखा। इसकी चिंता नहीं करो, ये भी थोड़े समय बाद होश में आ जाएगा। तुम पहले मेरी बात सुनो। सिपाही ने उसकी निगाहों की तशवीश भांप ली। क्या बात है, क्या बोलने का है तेरे को अपुन से? रामू ने तेवरी चढ़ाकर उससे पूछा, लेकिन आवाज़ बुलंद नहीं की थी। इधर खेल बहुत बिगड़ गया है दादा। विक्रम साहब अड्डे के नमक को भूलकर गोरों को खुश करने के चक्कर में हैं। गोरों ने उसे प्रमोशन का लालच दिया है, इसलिए वो किसी भी हाल में रबन दादा को गिरफ्तार करने को मांगता है। अभी उसने तुमको शीशे में उतार कर दादा का पता जानने का सोचा है। अपुन ने अड्डे का नमक खाया है और अपने पर दादा का बड़ा एहसान है, इसलिए तुमको ये सब बता रहा है। पर अब अभी अपुन को सरकारी नौकरी भी निभाने की है। विक्रम साहब ने अपने को बोला है कि तुम्हारा मरहम पट्टी करके एकदम फर्स्ट क्लास खाना खिलाओ और फिर उसके सामने लेकर आओ। तो अपुन अभी ये करने का है, आगे तुमको जो करना है तुम्हारी मर्जी। अपुन अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। वो सिपाही रामू की रस्सियाँ खोलते हुए मुसलसल धीमी आवाज़ में उससे कहता जा रहा था। रामू ने उसकी बात तवज्जो से सुनी और फिर सतून से बंधे जानी को देखकर पूछने लगा, इसे काहे को नहीं खोलता है? इसके लिए आर्डर नहीं है दादा। सिपाही ने इनकसारी से इत्तला दी। इसके लिए आर्डर नहीं है तो फिर अपने को भी दोबारा बांध दे।
नहीं चाहिए कोई मरहम पट्टी और खाना पीना। रामू ने दो टोक अल्फाज में कहा तो सिपाही मजीद कोई बात कहे बगैर बाहर निकल गया। उसकी वापसी तक रामू जानी को हिला जुलाकर और आवाज़ देकर होश में ला चुका था। खुश हो जाओ दादा, विक्रम साहब ने इसके लिए भी परमिशन दे दिया है। वो जानी की रस्सियां भी खोलने लगा, साथ साथ तबसरा किया। अपुन ने तुमको बोला है ना कि विक्रम को किसी भी हाल में दादा का पता जानना है। अभी वो तुम्हारी मानकर अपनी मनवाने की सोच रहा है। रामू ने उसकी बात सुनी लेकिन तबसरा नहीं किया। जानी को खोलने के बाद उसने अपने किसी साथी को आवाज़ देकर अंदर बुलाया। इन दोनों ने मिलकर रामू और जानी की मरहम पट्टी की। इसके बाद वाकई उन्हें उम्दा खाना खिलाया गया। खाने के बाद जानी तो वहीं रहा, अलबत्ता रामू को वो लोग विक्रम के सामने ले गए। आओ आओ रामदास, बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। विक्रम ने बड़े जोश से उसका इस्तकबाल करते हुए उसे उसके पूरे नाम से पुकारा, जो रामू को खासा अजनबी लगा। खाना वाना तो ठीक से खा लिया ना? मैंने संतरी को बोला था कि एकदम फर्स्ट क्लास खाना खिलाने का है अपने रामदास को। विक्रम के लहजे में ज़रूरत से ज़्यादा चाशनी थी। एकदम फर्स्ट क्लास खाना, वो भी हलक तक ठुसाया है साले ने अपुन को। अपुन बोला भी कि ये क्या कुर्बानी के जनावर के माफिक ठुसाता है अपने को, कहीं गर्दन काटने को तो नहीं ले जाने का है अपने को। साला हंसने लगा, बोला साहब ने हुक्म दिया है, अब वो तुम्हारा क्या करता है उससे पूछो। रामू ने बेपरवाही से उसकी बात का जवाब दिया, जिसे सुनकर विक्रम जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, ये कुर्बानी वुरबानी तो साले मुसलों का काम है, अपनी हिंदू जाति में ये रीत किधर है। अपुन तो शाकाहारी है और मासूम जानवरों की जान लेकर अपना पेट भरने का पाप नहीं करता। विक्रम के अल्फाज पर रामू मुंह चलाकर रह गया। उसके दांतों में गजा का एक आध जर्रा फंसा रह गया था, जो उसने बाईं जानिब मुंह करके हवा में उड़ा दिया। मेरी बात जरा ठंडे मन से सुनना रामदास। अपने को पता है कि तुम्हारा और रबन दादा का साथ बहुत पुराना है और तुम्हारे मन में रबन दादा की इज्जत भी है, पर अब हालात बदल गए हैं। अब अपने को किसी भी रिश्ते नाते से बढ़कर भारत माता का सपूत बनकर सोचने का है। साले मुसलों ने इतने बरस साथ रहने के बाद अपना रास्ता अलग करने का सोच लिया है। ये अपनी भारत माता के टुकड़े करने का तय कर चुके हैं और इन हालात में हिंदू जाति के लोगों का भी फर्ज बनता है कि इन मुसलों का साथ छोड़कर खुद एक हो जाएं। तुम्हें भी इन हालात में रबन का नहीं, मेरा साथ देना चाहिए। मैं और तुम एक जाति के लोग हैं और हमारा काम है कि एक दूसरे का ख्याल करें। पहले अपना दिमाग ज़रा गर्म हो गया था, इसलिए अपुन ने बेसोचे समझे तुमको और तुम्हारे साथी को ज़रा ज़्यादा धो डाला, पर अभी अपुन को होश आ गया है, इसलिए अपुन तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बोलो, बनोगे अपने मित्र? सिपाही की फराहम करदा इत्तला बिल्कुल दुरुस्त थी। विक्रम बड़ी चालाकी से उसे शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा था और इस मकसद के लिए उसने धर्म का सहारा लिया था, क्योंकि वो ये बात समझता था कि इस मामले में ज़्यादातर लोग जज्बाती होते हैं और फौरन बहकावे में आ जाते हैं। तुम्हारी बात ठीक है इंस्पेक्टर साहब, पर अपना दादा इन सारे लफड़ों में नहीं है। वो अपने काम से काम रखने वाला आदमी है और उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुसलमान अपना अलग देश बना पाते हैं या नहीं। उसके अड्डे पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। वो सबको एक ही नज़र से देखता है। रामू ने रबन की हिमायत की। सिपाही की फराहम करदा मालूमात के बाद वो मुकम्मल जहनी तैयारी के साथ विक्रम के सामने आया था, इसलिए एक तयशुदा हिकमत अमली के मुताबिक उसकी बात का जवाब दे रहा था। ये सब ढकोसला उस वक़्त तक है जब तक हम सब भारत माता के सपूत हैं। अगर ये मुसले भारत माता के टुकड़े करने में सफल हो गए तो फिर तुम देखना कि तुम्हारा रबन दादा कैसे पैंतरा बदलता है। अभी तो सबको एक नज़र से देखना उसकी मजबूरी है। अलग देश बन गया तो वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों को पूछेगा। अपने को इन मुसलों का अच्छी तरह पता है, ये सब अपने धर्म और कौम के होते हैं। विक्रम अपने दिल में मौजूद मुसलमानों के लिए जहर को उगलते हुए रामू को भी अपना हमनवा बनाने की कोशिश कर रहा था और रामू यूं उसकी बातों को सुन रहा था जैसे वो उस पर असरअंदाज हो रही हों। विक्रम को लगा कि लोहा गर्म है, इसलिए उसने एक और चोट लगाने की कोशिश की और लहजे में बड़ी नरमी और मोहब्बत समो कर बोला, देख भाई रामदास, अपने को भी इन मुसलों से शिक्षा लेनी चाहिए और सब छोड़कर अपने धर्म और जाति के लोगों का भला सोचना चाहिए, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ तेरा भला। सच बोलूं तो रबन दादा को पकड़वाने में तेरा ही फायदा है। ज़रा सोच, दादा जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा तो उसकी जगह तेरे सिवा गद्दी पर बैठने वाला कौन होगा?
अपने को पता है कि अब भी सारी देख रेख तू ही करता है और सिक्का रबन दादा के नाम का चलता है। तू निकल उस मुसले की गुलामी से और संभाल ले अड्डा चौकी। उसने रामू को लालच दिया तो रामू भी अपनी आंखों और चेहरे पर ऐसे तासुरात ले आया जैसे विक्रम की बात अपने दिल को लगी हो। बात तो तुम्हारी एकदम ठीक है विक्रम साहब, अपने मगज में भी आ गई है। तुम ठीक बोलते हो कि अभी अपनी हिंदू जाति के लोगों के लिए सोचने का समय है। तुम अपने लिए सोचता, अपने को बहुत अच्छा लगा, पर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा ये सब करके। उसने बड़े तरीके से विक्रम के फ़ायदे का पूछकर खुद को मिलने वाली इत्तला की तस्दीक करने की कोशिश की। अपना सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि अड्डे की चौकी पर अपनी जाति का बंदा बैठ जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह मिल जाए। अंग्रेज़ अब इधर हिंदुस्तान से निकलने को है, जाते जाते खुश होकर अपने को बड़ा अफसर बना जाएगा, तो इसमें भी अपनी हिंदू जाति का फ़ायदा होगा। अपन अपने लोगों का पूरा ख्याल रखेगा। विक्रम ने तस्लीम कर लिया कि रबन की गिरफ्तारी में उसका भी फ़ायदा है, लेकिन उसने ये बात बहुत घुमा फिरा कर मानी थी और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो ज़ाती मफाद से ज़्यादा कौमी मफाद में सोच रहा है। तुम बिल्कुल बराबर बोला इंस्पेक्टर साहब, अपना मन करता है कि किसी भी तरह रबन दादा को पकड़कर तुम्हारे सामने ला खड़ा करे, पर अभी अपन कुछ नहीं कर सकता। रामू ने यूं अपनी हथेली पर मुक्का मारा जैसे वो बड़ी बेबसी और झुंझलाहट का शिकार हो। क्या मतलब, तू क्यों कुछ नहीं कर सकता? विक्रम उसके अल्फाज पर चौंका और तेवरी चढ़ाकर दरियाफ्त किया। तुम मानोगे नहीं, पर सच यही है कि दादा किधरी गया है, अपने को बोल कर नहीं गया। उस रोज़ तुम लोगों ने अड्डे पर छापा मारा था तो वो जल्दी में बिना कुछ बोले भाग निकला था और अभी तक उसने अपने से कांटेक्ट नहीं किया है। पर यह बात तय है कि कितनी भी देरी लगाए उसको मुड़कर अपने पास ही आने का है। वो अपने पर आंखें बंद करके भरोसा करता है और अपन उस बात का फ़ायदा उठा सकता है। रामू बड़े तरीके से विक्रम को टालने के साथ साथ अपने हक में भी रखने की कोशिश कर रहा था। वो आया तेरे पास तो क्या करेगा तू? विक्रम ने दरियाफ्त किया। तुम्हारे को इत्तला करेगा और क्या करेगा, पर वो अपने पास आएगा कैसे? अपन को इधर लाकअप में बंद है और वो फंसने का इधर लाकअप में तो आकर नहीं मिलेगा अपने से। रामू ने मौका देखते ही मतलब की बात कर डाली। उसे पता चले कि तू इधर बंद है तो तेरे को छुड़ाने के लिए नहीं आएगा क्या? विक्रम ने मानीखेज अंदाज में पूछा, जिस पर रामू ने दिल ही दिल में उसकी मक्कारी पर उसे गाली देते हुए जोर जोर से नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, वो ऐसे बिना देखे बाले आग में कूदने वाला आदमी नहीं है। अगर उसने अपने को छुड़ाने का सोचा भी तो चारों खोंट देखकर आगे बढ़ेगा और ऐसे अपन को निकाल कर ले जाएगा कि तुम अपना थोबड़ा ही देखता रह जाएगा। अभी तो अपने को लगता है कि वो बम्बई में है ही नहीं, वरना अब तक कुछ न कुछ कर गुजरा होता। उसका बम्बई से निकलना आसान नहीं है। पुलिस के आदमी हर स्टेशन पर निगरानी कर रहे हैं। उसने इधर का रुख किया तो पकड़ा जाएगा। विक्रम ने यकीन से कहा, जिस पर रामू ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, तुम रबन दादा को जानते ही नहीं हो इंस्पेक्टर। वो कब कौन सा बहरूप बदल कर तुम्हारे आदमियों के सामने से निकल गया होगा, उन्हें पता भी नहीं चला होगा। ओह! रामू की बात सुनकर विक्रम के होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में सिकुड़ गए। वो कुछ देर इसी हालत में खामोश बैठा सोचता रहा। फिर बोला, ठीक है, अपन तेरे को इस डील के साथ इधर से जाने देते हैं कि जैसे ही रबन दादा तेरे से कांटेक्ट करेगा तू अपने को बोलेगा। तू अपने से कॉपरेट करके देख, फिर देखना कैसे अपन तेरे को अक्खा बम्बई पर राज करवाता है। रबन के पास तो बस 2 अड्डे हैं ना, अपन से हाथ मिलाकर तू पूरे बम्बई के अड्डे पहाड़ों पर राज करेगा। और हाँ, याद रखना, अगर धोखा दिया तो किधरी पानी पीने का भी समय नहीं मिलेगा। ऐसा डसेगा अपन तेरे को। उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाला इंस्पेक्टर विक्रम लालच और धमकी दोनों से काम ले रहा था। उसकी चालाकी पर रामू दांत पीस कर रह गया, लेकिन बोला तो लहजे में शीरनी थी। धोखा कैसे देगा अपन तुम्हारे को? अपने को भी मालूम है कि पुलिस से बिगाड़ कर अड्डा नहीं चलता है, और फिर तुम तो अपने फायदे की ही बात करते हो। अपनी खोपड़ी में भी मगज है। कोई गोबर नहीं भरा के अपन अपना प्रॉफिट और लॉस को नहीं समझेगा। उसने विक्रम को यकीन दहानी करवाई कि वो पूरी तरह उसके बिछाए लालच के जाल में फंस चुका है और अब हर हाल में उसका साथ देगा। ये तो तू बिल्कुल 16 आने ठीक बात बोला है। चल इसी बात पर हाथ मिला। विक्रम ने रामू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने मजबूरन थाम लिया और जोश का मुजाहरा करने के अलावा बाछें भी फैला दीं।
इस दोस्ताने की खुशी में ये तो कन्फर्म कर दे कि गोरा साहब विलियम को रबन दादा ने ही अगवा करके इस हाल को पहुंचाया है। विक्रम ने अचानक ही उससे एक नाजुक सवाल कर लिया। ये सवाल अब तक उसके लबों पर नहीं आया था और दौरान तशद्दुद भी वो सिर्फ उससे रबन के बारे में पूछता रहा था, जिससे पता चलता था कि वो विलियम के अगवा में रबन का हाथ होने के मामले में पुरयकीन है और बस उसकी गिरफ्तारी चाहता है। रामू जो अचानक सवाल पर गड़बड़ा गया था, ये नुक्ता जहन में आने पर संभल गया और खुशामदाना लहजे में बोला, तुम खुद समझदार हो साहब, तुम्हारे को कुछ ना कुछ सुनगुन होगी जब भी इतनी हलचल मचाए हो। अपन अपना मुंह उस समय खोलेगा जब तुम अपने को कोर्ट में वादा माफ गवाह बनाकर पेश करोगे, वरना तो ये मुंह बंद ही अच्छा है। उसका जवाब सुनकर विक्रम हंस पड़ा और मानीखेजी से बोला, चालाक तो तुम भी कम नहीं हो रामू उस्ताद। इतने साल रबन दादा के साथ रहकर इतना तो सीखने का था ही। रामू ने भी हंसकर उसे जवाब दिया, अच्छी बात है, पर इस सीखे पड़े को अपने साथ उस्तादी दिखाने के लिए मत इस्तेमाल करना। विक्रम के अंदाज से जाहिर था कि उसने अपनी ज़रूरत के तहत रामू से सौदेबाजी कर तो ली है, लेकिन उसके दिल में शकूक व शुबहात हैं। रामू ने भी उसकी बात को भांप लिया और नाराज़ी से बोला, अगर विश्वास नहीं है तो जाने दो इंस्पेक्टर साहब, अभी अपन तुम्हारी कस्टडी में ही है, चाहो तो एक बार फिर बांध कर कोड़े बरसा दो। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस तुम जाओ, अपनी तरफ से तुम आज़ाद हो। विक्रम उसे नाराज़ होते देखकर थोड़ा सिटपिटाया और वो जो अपने साथ लौंडा था वो रामू ने जानी के बारे में दरियाफ्त किया, उसको इधर ही रहने दो, उसका तुम्हें क्या करने का है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अपन उसे छोड़कर नहीं जा सकता, अकेले बाहर गया तो वो सारे हराम के पिल्ले जान को आ जाएंगे, अब उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। कि रामू उस्ताद अकेला बाहर आ गया और जानी को छोड़ दिया, अपन उसके बिना बाहर जाने को नहीं मांगता। विक्रम के इनकार पर उसने दो टोक लहजे में फैसला सुनाया तो विक्रम ने किसी कदर तजब्जब के साथ जानी की रिहाई का मुजदा भी सुना दिया। जानी और रामू थाने से बाहर निकले तो जानी तो थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश था, लेकिन रामू का जहन तफक्कुरात में उलझा हुआ था और वो सोच रहा था कि जाने कब रबन वापस लौटेगा और इस सारे मामले को निपटाएगा। खुद उससे जो हो सकता था कर गुजरा था, लेकिन आगे के लिए उसे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। गंदी, तंग और पुरपेच गलियों में चलते हुए फारूक का ध्यान अपने अतराफ के माहौल से ज़्यादा मौजूदा हालात में अटका हुआ था। वो इतने बरसों से रबन के साथ था, इन बरसों में उसने कई बार पुलिस को अड्डे पर आते हुए तो देखा था, लेकिन वो ऐसे मामलात होते थे जो अमूमन अड्डे पर बैठे बैठे ही निमट जाते थे। बहुत होता था तो अड्डे के दो चार लोगों की गिरफ्तारी अमल में आ जाती थी और दो चार दिन में ही उनकी वापसी भी हो जाती थी। रबन बहुत हाथ पैर बचाकर काम करने वाला आदमी था और पुलिस वालों से बनाकर भी रखता था, इसलिए इन लोगों के लिए रावी चैन ही चैन लिखता था। लेकिन अब हालात बहुत संगीन थे। इंस्पेक्टर विक्रम रबन की गिरफ्तारी पर तुला बैठा था, वो भी इकदाम वो भी इकदाम कत्ल के इल्ज़ाम में, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि रबन गायब था। फारूक ने इतने अरसे के साथ में उसे कभी खौफजदा होते हुए नहीं देखा था। वो हर मुसीबत का आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करता था। फिर अब क्या हुआ था कि वो सामने नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि पुलिस रामू को गिरफ्तार करके ले गई थी। इन हालात में वो खुद फौरी तौर पर अड्डे जाना चाहता था, लेकिन फिर नाना की राय सही लगी थी कि अड्डे जाकर फंसने से बेहतर है कि पहले वो दूर रहकर हालात का जायज़ा ले और फिर कोई कदम उठाए। अड्डे से दूर रहकर अड्डे के हालात जानने के लिए उसने मुनासिब समझा कि पहले खुद किसी खुफिया ठिकाने पर जा बैठे और फिर अपने आदमियों से राब्ता करे। नाना के पाड़े पर रहकर उस बेचारे को पुलिस के अताब का निशाना बनाना ठीक नहीं था। अकबर और रामू को अलबत्ता उसने वहीं छोड़ दिया था कि वो उसके साथ मारे मारे फिरने की बजाय वहाँ सुकून से रहें, और गोलू की तरफ से भी फिक्रमंद था। कैथराइन को उसके हॉस्टल छोड़ने के बाद वो अड्डे पहुंचा होगा तो फारूक और उसके साथियों के वहां ना पहुंचने पर हैरान हुआ होगा। कुछ देर वो लोग उसका इंतज़ार करते रहे होंगे, फिर वहां तशवीश की लहर दौड़ गई होगी कि फारूक और उसके साथी आखिर इतनी देर होने के बावजूद स्टेशन से अड्डे पर क्यों नहीं पहुंच सके। वो लोग उनकी तलाश में निकल खड़े हुए होंगे और नाकामी के बाद मज़ीद परेशान होंगे। गोलू और सज्जू के बारे में तो उसे यकीन था कि उसके लिए तशवीश में मुब्तला होकर उन्होंने बाकायदा रोना धोना मचा रखा होगा। वो नाना को इस सारे चक्कर से दूर रखना चाहता था, इसलिए उसके अड्डे से कोई आदमी अपनी तरफ नहीं भिजवाया था और इरादा था कि अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचते ही वहां से बंदा भेजकर
अड्डे से किसी को बुलवा लेगा। सोचों में गलता और परेशान आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक के जवाब में अंदर से एक लड़का बरामद हुआ। अरे फारूक भाई, तुम कैसे हो? बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई। उस पर नज़र पड़ते ही लड़का खिल उठा। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। परेशानी के बावजूद फारूक जवाबन मुस्कुराया और उसके शाने पर हाथ रखते हुए दरियाफ्त किया। अपन भी एकदम फर्स्ट क्लास है। आप बड़े टाइम पर आए हो। अपन आलू भरे पराठे पकाने जा रहा था, साथ इमली और पुदीने की चटनी भी है। उसने फारूक को अंदर आने का रास्ता देते हुए जोश भरे लहजे में बताया। तुम तो काफ़ी सुघड़ हो जो इतना टेक्निकल काम भी कर लेते हो। मेरे ख्याल में तो ये पराठे बनाना बड़ी महारत का काम है। फारूक ने हैरत का इजहार किया। बस बड़े मियाँ की ज़ुबान के चटखारों ने सिखा दिया सब कुछ। बैठे बैठे कुछ भी खाने को मन कर जाता है। बड़े मियाँ का अंदर की तरफ इशारा करते हुए उसने सरगोशी में जवाब दिया और मुंह दबाकर हंसने लगा। कौन है अनवरे? किससे बातें कर रहा है तू? उसी वक्त अंदर से किसी ने बूढ़ी लरजती हुई आवाज़ में पूछा। मैं हूँ अच्छू चाचा, आदाब। तबीयत कैसी है? फारूक फौरन ही कमरे में दाखिल हो गया। फारूक उस्ताद, सदा जीता रहे। कैसी तबीयत है अब तेरी? मुझे बड़ी देर में पता चला तेरे बारे में, वरना मैं खैरियत पूछने हस्पताल आ जाता। अच्छू उसे देखकर खिल उठा और मोहब्बत से बोलने लगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ चाचा, आप खुद देख लो। फारूक उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गया। अल्लाह सदा जीता और हंसता खेलता रखे। दादा को बड़ी फिक्र थी तुम्हारी। अच्छू के जवाब पर वो चौंका और पूछने लगा। दादा कब आया था यहाँ? अभी थोड़े दिन पीछे की ही बात है। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतनी खबर है कि इधर अड्डे पर कुछ गड़बड़ है और पुलिस दादा के पीछे लगी थी। दादा इधर से अपना हुलिया बदल कर पंजाब के लिए निकल गया था। दादा यहाँ था तो रामू उस्ताद उससे मिलने आया था। उसके जाने के बाद उसने भी इधर का रुख नहीं किया, इसलिए मुझे आगे का कुछ पता नहीं। तुम शिमला से कब लौटे? क्या लौटने के बाद अड्डे नहीं गए थे? उसके सवाल का जवाब देने के साथ साथ अच्छू ने भी उलझ कर पूछा। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। मुझे पता चल गया था कि वहाँ गड़बड़ है, इसलिए सीधा वहाँ जाने के बजाय तुम्हारी तरफ आ गया। इरादा था कि अनवर को अड्डे भेज कर वहाँ से किसी को बुलवाऊंगा ताकि सारे हालात का पता चल सके। इत्तला मिली है कि रामू उस्ताद गिरफ्तार हो गया है। दरमियान की तफसीलात बताए बगैर उसने अच्छू को मुख्तसर जवाब दिया, जिसे सुनकर वो तशवीश में मुब्तला हो गया और बोला। मैं अभी अनवर को बुलाता हूँ। पहले तुम उसे जो समझाना बताना है बोल कर अड्डे भिजवा दो। बाकी काम धाम वो वापस आकर कर लेगा। अपनी बात कहने के साथ ही वो मुलाजिम लड़के को आवाज़ें देने लगा। क्या है चाचा, अभी पराठे पक रहे हैं, पक जाएंगे तो मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अनवर, जो फारूक के उस कमरे में आने के बाद खुद बावर्ची खाने में चला गया था, हाथ में बेलन पकड़े ही वहां चला आया और झुंझलाहट का मुजाहरा करने लगा। भाड़ में डाल पराठों को, पहले सुन ले कि अपना फारूक उस्ताद क्या काम बोल रहा है। अच्छू ने लहजे में रोब लाने की कोशिश करते हुए अनवर से कहा, तो वो फारूक की तरफ रुख करके हमतन गोश हो गया। इससे पहले कि फारूक कुछ बोलता, बैरूनी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ उभरी। मैं देखता हूँ। अनवर हाथ में बेलन पकड़े पकड़े ही बाहर निकल गया। इस वक्त कौन आ गया? अच्छू बड़बड़ाया। जवाब जाहिर है फारूक के पास भी नहीं था। उसने समातें बाहर से आने वाली आवाज़ों पर मरकूज कर लीं। अनवर ने बाहर दरवाजे पर क्या गुफ्तगू की ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन अंदर की तरफ आते कदमों की आवाज़ों से अंदाज़ा हो गया कि अनवर के साथ कोई और भी अंदर आ रहा है। आने वाले के बारे में कोई अंदाज़ा लगाया जा सके इससे कबल ही वो उनके सामने पहुंच गया। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस खिचड़ी बालों वाला वो बारिश आदमी उनके लिए अजनबी था, लेकिन फिर भी फारूक ने उसके लिए शनासाई महसूस की और यकदम ही अपनी जगह से खड़ा हो गया। नौवारद ने भी फौरन अपने बाजू वाह कर दिए। फारूक लपक कर उसकी खुली बाहों में समा गया। उसने रबन दादा को शनाख्त कर लिया था। तूने अपनी नहीं सुनी ना रे? अपन को बोले बिना ही वापस आ गया। पुरजोश अंदाज में उसे अपने साथ खींचते हुए रबन ने खफगी का इजहार किया, लेकिन इस खफगी में भी शफकत भरी हुई थी। मुझे वापस तो आना ही था, आखिर कब तक तुमसे अब से दूर रहता। अब और वहाँ रहना पड़ता तो ठीक होने की बजाय मज़ीद बीमार हो जाता। फारूक उसके शिकवे के जवाब में बोला तो वो हंस दिया और फिर ज़रा चौंक कर उसे खुद से अलग करते हुए पूछने लगा, तू इधर क्या कर रहा है? तेरे साथ कोई दूसरा भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम आराम से बैठो तो फिर बताता हूँ। लगता है लंबे सफ़र से लौटे हो।
फ़ारूक ने अंदाज़ा लगाया। जो भी है जल्दी बोल, ये सफ़र-वफ़र अपना कुछ नहीं बिगाड़ता। रबन खटक गया था, इसलिए उसके कहने पर बैठ तो गया, लेकिन मौजू नहीं हटा। नाचार फ़ारूक ने अब तक खुद को मिलने वाली इत्तला उसके गोशगुजार कर दी। रामू की गिरफ्तारी का सुनकर रबन का चेहरा भी सुर्ख पड़ गया। उसने अपने चेहरे पर चिपकी दाढ़ी खींच कर निकाल दी और गुस्से से बोला, राम के जने विक्रम की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। आराम से दादा, पहले ही जज्बात में बड़ा नुकसान हो गया है। फ़ारूक ने उसे टोका। वो बिल्कुल अलग बात थी। उस सफ़ेद चूहे ने तेरे को नुकसान पहुंचाया था और अपन फ़ायदे नुकसान का सोचने बैठकर उसको छोड़ नहीं सकता था। रबन फ़ौरन समझ गया कि फ़ारूक विलियम के अगवा वाले मामले की बात कर रहा है, इसलिए तुरंत उसकी बात का जवाब दिया। फ़ारूक आगे से कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। वो रबन की अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत से खूब वाकिफ़ था और ये भी समझता था कि आदमी चाहे कितना ही अक्लमंद और ज़ेरक हो, उसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मकाम ज़रूर आता है जब वो सारी अक्ल व दानिश भूल कर अपने जज्बात के मुताबिक अमल करता है। अगर रबन ने भी ऐसा कुछ कर दिया था तो ये इतनी अनोखी बात नहीं थी। वो भी एक इंसान ही था और उसे इंसानी कमज़ोरियों से मुबर्रा नहीं समझा जा सकता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।